नमस्कार, सुबह के 7 बज गया और मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान शाह बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ चुनाव पर मंथन करेंगे। आला नेताओं के साथ वो चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या शाह के नेतृत्व में 2023 का चुनावी महासंग्राम जीत पाएगी बीजेपी? तो आपको बता दें, अमित शाह का भोपाल दौरा आज चुनावी तैयारियों को लेकर वे मंथन करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में आज आपको बता दें भोपाल में एक चुनावी मंथन बैठक लेंगे। 26 जुलाई को शाम 6 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। वहीं 7:40 पर वो भोपाल पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में 8 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। भोपाल में ही रात्रि में वो रुकेंगे। उसके बाद कल सुबह यानी कि गुरुवार सुबह वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। बैठक में तैयार होगा विधानसभा चुनाव का फाइनल खाका। पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का भी होगा मंथन। इधर मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का साल के अंत में होना है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी अभी से हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। दलित वोटर्स को साधने के लिए मंगलवार से बीजेपी ने अपने मेगा प्लान की शुरुआत कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वर्गों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बड़े आदिवासी सम्मेलन के बाद बीजेपी अब संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश भर में समरसता यात्रा निकाल रही है, जो प्रदेश के 46 जिलों से निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने मेगा प्लान में बदल दिया है। 5 दिग्गज करेंगे समरसता यात्रा की शुरुआत। शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य के सिंगरौली से की यात्रा की शुरुआत। नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल के श्योपुर से की यात्रा की शुरुआत। कैलाश विजयवर्गीय ने धार जिले के मांडू से की यात्रा की शुरुआत। मंत्री भूपेंद्र सिंह महाकौशल के बालाघाट से दिखाई हरी झंडी। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य नीमच में दिखाई झंडी। पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर में करेंगे यात्रा का समापन। सागर में संत रविदास मंदिर का निर्माण होना है। 12 अगस्त को बीजेपी का बड़ा आयोजन है, जिसमें प्रदेश भर से दलित वर्ग को बुलाने की तैयारी है। बीजेपी की यह यात्राएं 18 दिनों तक प्रदेश के 46 जिलों में घूमेंगी। यात्रा के दौरान प्रदेश के 55,000 गाँव से एक मुट्ठी मिट्टी भी लाई जाएगी, जो मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगी। बीजेपी जहां इन यात्राओं को लेकर बहुत उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का झूठा दलित प्रेम बता रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं सबके संत रविदास। मध्य प्रदेश के लगभग सभी 52 में से 46 से अधिक जिलों में लगभग 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा स्पर्श करेगी। हर पवित्र नदी का जल, हर गांव की मट्टी और ईंट लेकर हम 100 करोड़ की लागत से सागर के बड़तुआ में देश का पहला विशाल भव्य संत रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, जहां उनके संदेश, उनकी आदर्श, उसकी बातचीत की जाएगी। तो यदि इसमें कांग्रेस को और किसी को राजनीति दिखती है तो मुझे उनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। 2018 का चुनाव आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट, तो आप पाएंगे कि भाजपा का सुपड़ा साहब होने होते बचाया हुआ है इस मेल्टो में, इन समाज के वोटों का। आज की स्थिति ये है कि दलित आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हो गया। तो किस मुंह पे आप, मुंह पर आपके भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वर्ग उनको वोट देगा? मैं समझता हूँ ये वर्ग इनसे क्या सारे वर्ग इनसे दूर जा चुके हैं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। बीजेपी के इस मेगा प्लान को ऐसे समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में 17% दलित वोटर। दलित वर्ग के कई बड़े नेता राष्ट्रीय राजनीति में रखते हैं दखल। टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार में मंत्री। लाल सिंह आर्य बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्यनारायण जटिया बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। शिवराज सरकार में भी है इस वर्ग का बेहतर प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग के छिटकने से 2018 में बिगड़ गया था बीजेपी का खेल। एससी वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों में 18 सीटों पर जीती थी कांग्रेस। बीजेपी को 17 सीटों से करना पड़ा था संतोष। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक को गेम चेंजर माना जाता है। 17% वोटर्स वाले इस वर्ग के करीब 80 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, जो चुनाव में प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये वर्ग कई सीटों पर हार जीत तय करता है। तभी तो बीजेपी चुनावी साल में दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस करती दिख रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
इधर भोपाल में आम आदमी पार्टी ने मणिपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर की ज्योति टॉकीज चौराहे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और मणिपुर की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना से पूरा देश शर्मसार है। रानी अग्रवाल ने कहा है कि मणिपुर को लेकर भाजपा बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने प्रदेश में महिला अपराध में इजाफा दर्ज किए जाने का भी हवाला दिया है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में 83 दिनों से हिंसाओं की घटना हो रही है। वहाँ पे लोग बेघर हो रहे हैं। 170 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। घरों को जलाया जा रहा है, स्कूलों को जलाया जा रहा है वहाँ पर। और एक अपने आदिवासी महिलाओं के साथ जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है, इससे पूरा देश शर्मसार है। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रपति नाम के साथ संदेश देती है कि जो वहाँ की राज्य सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और जो हमारी जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो इतना बड़ा शर्मनाक घटना हुई है उसको फांसी की सजा दी जाए। सागर में संत रविदास मंदिर के निर्माण के मसले पर सियासत शुरू हो गई है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने रविदास मंदिर निर्माण का चुनावी कवायद करार कर दिया है और कहा है कि सच तो ये है कि मध्य प्रदेश में SC/ST वर्ग के लोगों पर खूब अत्याचार हो रहे हैं। गोविंद सिंह ने मणिपुर में हिंसा को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास वहां जाने का समय नहीं है। चुनाव के लिए CM भटक रहे हैं। लगातार अनुसूचित जाति के भाइयों पे अत्याचार ढाया जा रहा है। उनके अनुसूचित जाति के लोगों पे मलबे से उनको अभिनंदन कर रहे हैं। छतरपुर में, महाराजपुर थाने में इस प्रकार केवल नौटंकी करके रथ चला के चुनाव में वोट कवाड़ने से अनुसूचित जाति जनजाति की जनता समझ चुकी है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। मणिपुर में अभी तक 3 महीने में हजारों लोगों की हत्या हो गई। पूरा मणिपुर अशांत है। महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है। वहाँ देखने का समय नहीं अमित शाह जी को। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता यहाँ उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाए जाने को लेकर भी वकालत की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के पहले OBC आरक्षण सहित जातिगत जनगणना का राग अलापा है, जिसको लेकर अब सत्ताधारी बीजेपी पशुपेश में है। देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल के रविंद्र भवन में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जातिगत जनगणना की वकालत की। उन्होंने दावा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि सभी को जानकारी मिल सके। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रही क्योंकि यह पोल खुल जाएगी। ये जाति मतगणना से घबराते क्यों है? ये तो उन्होंने साफ करना चाहिए। ये तो न्याय है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो। जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%। इसीलिए ये कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे। जबकि सत्ताधारी बीजेपी इसे समाज में जाति के नाम पर दरार डालने वाला बता रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यह देश जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, इसलिए जातिगत जनगणना सरकार को किसी चीज की आवश्यकता है, उस दृष्टि से ठीक है। मुझे लगता है कि जो ये देश है ये जाति धर्मों में विश्वास नहीं करता, ये समानता में विश्वास करता है। और इसलिए जातिगत गणना सरकार को किसी चीज के लिए आवश्यकता है, उस दृष्टि से समझ में आता है। लेकिन विभेद पैदा करना इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। बहरहाल जातिगत जनगणना और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बीच दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं। जहां प्रदेश की सबसे अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की मानी जाती है,
जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल इन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग से जुड़े संगठनों ने कमलनाथ को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 115 सीटों पर टिकट देने की मांग रखी है। तो वहीं चुनावी सीजन में कमलनाथ ने जातिगत जनगणना का राग आलाप कर एक वर्ग विशेष को खुश कर अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात दतिया की कर लेते हैं, जहां जिले में अन्नदाता किसान लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। बिजली न आने के चलते खेतों में फसल सूख रही है। इस मसले को लेकर किसान आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिले। फिलहाल इस मुद्दे पर दतिया में सियासी पारा भी हाई हो गया है, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर मध्य प्रदेश के दतिया में आक्रोशित किसान सड़क पर उतर आए। दतिया जिले में पिछले एक सप्ताह से किसानों का यह गुस्सा सियासी हलकों में एक मुद्दे के रूप में अपनी जड़ें जमा रहा है। तो वहीं सरकारी महकमा बिजली को लेकर पैदा हुए इस संकट का कारण ओवरलोड को बता रहा है। बिजली की आघोषित कटौती दतिया जिले के ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। बिजली की सबसे ज्यादा मार तहसील सेवड़ा और भांडेर इलाके में है, जहां ग्रामीणों को करीब 15 से 18 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना मिल पाने के कारण किसानों के खेत में लगी धान पूरी तरह से खराब हो गई है। इतना ही नहीं, पानी की कमी के चलते खेत में दरारें आ गई हैं। अघोषित बिजली कटौती की मार झेल रहे इलाके के किसान आक्रोश में हैं। बिजली को लेकर कोई सुनवाई न होने से अन्नदाता सड़क पर हैं। तो सारे किसान घर बैठ जाएं और हमारा बिल जो भी है वो माफ हो जाए, क्योंकि किसान बहुत ही त्रस्त है और उच्च अधिकारी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ 10 kV का ट्रांसफार्मर जो बड़ा होता है उसको लगवाएं, जिससे बिजली से निजात मिल सके जनता को। मिली नहीं मिल रही। हम जमीन जोते हैं 8 बीघा 40,000 में, तो इसमें ब्राएं फट गई, पानी की पूर्ति नहीं हो रही। आगे चल के हम क्या बच्चों को खवाएंगे, क्या खुद खर्च कर पाएंगे, कि आप सरकार को बिल कहाँ से देंगे हम? कुछ नहीं होगा, सूख जाएगी। अगर 4 से 8 दिन में लाइट आती है अच्छी ढंग की तो फिर ये उसमें खाता तो लग जाएगा, तो ये पौधे बन जाएंगे, और नहीं आती है तो ये सूख जाएगी इतने में ही। सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह इलाके में धान की फसल चौपट होने के लिए सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बात यह है कि लगातार रकबा बढ़ता जा रहा है धान का, और ये लोग कनेक्शन देते जा रहे हैं बिना ये देखे कि पूरा सिस्टम उसके लिए उपयोगी है या नहीं। सिस्टम को भी तो मजबूत करो, नए ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगाओ, नए सबस्टेशन लगाओ। हमारी सरकार जब गिरी थी तब 3 सबस्टेशन स्वीकृत थे, जिनके टेंडर हो चुके थे, उसके बाद इस सरकार ने कैंसिल कर दिए थे, शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री। बिजली विभाग इस पूरी समस्या के लिए अवैध पंपों के इस्तेमाल को कारण बताने पर जुटा है। विभाग के महाप्रबंधक धर्मेंद्र कौशिक का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। धान की फसल में वर्तमान में लोगों के द्वारा जो अवैध रूप से पंपों का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा वाटर लेवल कम होने की वजह से अधिक भारतीय मोटरों का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से अनावश्यक रूप से हमारे सिस्टम पर लोड आता है, जबकि ये ही हमारा जो सिस्टम है रबी सीजन में चलता है, उस समय इस सीजन में कोई भी समस्या नहीं है। फिलहाल बिजली की कमी और सरकारी रवैया को लेकर किसान आक्रोशित हैं। सड़क जाम करके किसान बिजली देने की मांग कर रहे हैं। किसानों को सरकार शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। मतलब साफ है कि किसानों की बिजली की समस्या फिलहाल दतिया जिले में चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। इस भीषण गर्मी में और फसल की बोनी होने के बाद किसानों को समय पर बिजली न मिलना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और वर्तमान सरकार के लिए भी नया सिरदर्द बन सकता है। राजीव मिश्रा, INS न्यूज दतिया। इधर इंदौर में शासकीय ज्ञानोदय आवासीय स्कूल मोरोद के सैकड़ों छात्र मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जहां कलेक्टर ने जन सुनवाई छोड़कर छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से समस्याओं की जानकारी ली और उनकी समस्या दूर करने का भरोसा भी दिलाया। इधर 20 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से 3 छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए आनंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मैम हमारे स्कूल का एक छात्र है जो कि विपिन सोलंकी है, वो है ना कल तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया था फर्श पे, तो उसके मतलब उसके हाथ वाथ टूट गए और वो बहुत बेकार हालत हो गई उसकी, अभी कंडीशन बहुत ख़राब है उसकी। और सभी टीचर्स मना कर रहे हैं मैम उसका कि हम कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसों का हम बच्चों ने किया। हमारे स्कूल के एक छात्र ने 19,000 से दिए और एडमिट करवाया उसको, फिर उसका इलाज स्टार्ट किया मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। देखिए, जो ज्ञानोदय विद्यालय के बच्चों के कुछ क्यूमुलेटिव ग्रीवांसेस थे, और कल जो एक बच्चे के साथ इंसिडेंट हो गया, बच्चा गिर गया और उसके बाद उसको एडमिट कराने को लेके जो उनको समस्या आई, तो उसको लेकर उनका जो प्रबंधन था, हॉस्टल प्रबंधन, उसको लेकर नाराज़गी थी और वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि हम लोग अपनी बात वहाँ जाके कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ही कहेंगे। उनका मेनली ना 2-3 इश्यू है। पहला इश्यू है मतलब है ना, कल एक है ना बच्चे ना एक्सीडेंट हुआ है, वैसे टीचर ने इमीडिएटली ना कार के माध्यम से हॉस्पिटल में एडमिशन किया है, बट उनका कहना है कि प्रिंसिपल और वार्डन को और तत्परता दिखाना चाहिए, कल नहीं गिर जाएगा। बट वैसे बच्चे समय पे हॉस्पिटल में एडमिट तो हुआ है, मतलब उनका इलाज है शुरू हो गया। इधर जिले के जोबट में अवैध तरीके से संचालित एक वृद्धाश्रम है अनाथालय पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल बाल सहयोग की टीम ने अनाथालय की जांच की है। निरीक्षण के दौरान अनाथालय संचालन के लिए वैध पंजीयन नहीं कर पाया था। बाल आयोग की टीम को यहां से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि आदिवासी सहायता समिति नामक संगठन 3 दशक से ज्यादा समय से अनाथालय का संचालन कर रहे हैं। जांच में विदेशी फंडिंग होने की भी बात सामने आ रही है। अनाथालय में कुल 71 बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चों को आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों में शिफ्ट किया गया है। इधर जबलपुर में बारिश के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कल्चर स्ट्रीट में बने नेत्रहीन विद्यालय की 89 दृष्टिहीन छात्राएं भी इस मुसीबत में जूझ रही हैं। इन छात्राओं के रहने खाने का सामान बारिश में भीग गया है। इतना ही नहीं, विद्यालय की दीवारों में करंट फैलने के भी आदेश बना हुआ है। इन छात्राओं की तकलीफ पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। छात्राओं ने अपनी तकलीफ का वीडियो बनाया, जिसे प्राचार्य ने कलेक्टर को सौंप दिया है। छात्राओं ने स्कूल भवन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांगी है। यहाँ पे पानी भर जाता है और फिर बहुत सी प्रॉब्लम जाती हैं। किस प्रकार की, कैसे दिक्कत परेशानी है? पानी भर जाता है, 2-2 फुट, और क्या बोलते हैं, बिल्डिंग भी जर्जर है। जी, क्या बिल्डिंग भी दर हो गई है पूरी। अच्छा, कितना डर लगता है यहाँ पर? डर तो बहुत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हॉस्टल मिल जाए और थोड़ी सहायता मिल जाए उसके लिए। और हमारे यहाँ जो है पानी भर जाया करता है, और अक्सर का कि जैसे अब पानी गिरेगा तो करंट लगने का डर रहता है बच्चों को। पेटियों में सामान जो रहते वो गीले हो जाते हैं और बिस्तर वगैरह जो सब गीले हो जाया करते हैं। तो जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नया भवन मिले ताकि हम सुरक्षित रहें और हम बच्चों को पढ़ाने में भी बिल्कुल सक्षम हो जाएं। 89 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं। पूर्व में तो 125 तक बच्चियाँ यहाँ पर रहीं और इन बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास व्यवस्था होती है। भवन को नगर निगम ने हमको उपलब्ध कराया था। तत्कालिक महापौर सुशीला सिंह जी थी। 500 रुपये के मासिक किराए पर यह विद्यालय यहाँ पर संचालित होता है। बहुत व्यवस्थित चल रहा था, जन सहयोग मिल रहा था। धीरे धीरे स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ हुआ। कल्चर स्ट्रीट का जब निर्माण हुआ तो नाले को छोटा कर दिया गया, उसके कारण विद्यालय में पानी भरने लगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।